इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप होते हैं और इस वीडियो में हम सारे स्टेप्स को अच्छे से पढ़ेंगे और इस एरिया से आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो देखो, ग्लाइकोलिसिस बना होता है दो वर्ड से। एक होता है ग्लाइको और दूसरा होता है लाइसिस। ग्लाइको मतलब क्या होता है? ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब तो हमें पता ही है। लाइसिस मतलब तोड़ना यानी कि ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना। अब अगर ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। इसको जब हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेंगे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। एक पाइरुवेट बना होता है 3 कार्बन का। ये देखो, ये येलो वाला है 6 कार्बन का ग्लूकोज। इसको जब हमने तोड़ा ग्लाइकोलिसिस से तो हमें मिले दो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये। दोनों मॉलिक्यूल्स देखो 3 कार्बन के बने हुए हैं। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। तो हमें क्या याद रखना है? ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। अच्छा, लेक्चर 1 में हमने ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन कितने टाइप के होते हैं। उसमें हमने ये पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस को माना जाता है पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी CO2 रिलीज नहीं होता है ना। अब जिस टाइप के ऑक्सीडेशन में कोई CO2 रिलीज नहीं होता, उस टाइप के ऑक्सीडेशन को बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो ग्लाइकोलिसिस कैसा होता है? ग्लाइकोलिसिस में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। अब ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को किसने डिस्कवर किया था? एम्डन, मेयरहॉफ और पार्नस। ये 3 नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था। इसीलिए इनके ऑनर में ग्लाइकोलिसिस को एम्डन, मेयरहॉफ, पार्नस या फिर EMP पाथवे भी कहते हैं। इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स टोटली अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ग्लाइकोलिसिस पे डिपेंडेंट है। जब हम फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब ये लाइन आपको और अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही समझो। अच्छा, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे ना PYQ आया हुआ है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन था शायद। वहां पे अगर आपको सिर्फ इतना पता हो कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में होता है तो वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना है। तो इसको आप याद रखेंगे कि लोकेशन यानी कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। अच्छा, प्लांट्स के केस में क्या होता है? प्लांट्स के केस में ग्लूकोज सुक्रोज से बनता है। जब हम ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि सुक्रोज को ट्रांसलोकेट किया जाता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस तो ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। तो इस सुक्रोज को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज यानी कि सुक्रोज जिस चीज से बना हुआ है, जिन दो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उसमें इसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम का नाम होता है इन्वर्टेज। और इस बात को आप याद रखेंगे। मैं आपको बताते हुए चलूंगी कि कौन सी चीज आपको समझनी है और कौन सी चीज आपको याद रखनी है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सारी चीज़ आपको याद नहीं रखनी है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी और इतने बार हम रिवाइज करेंगे वीडियो के दौरान ही कि आपको ये प्रोसेस पूरा याद हो जाएगा। अब अगला देखो, ये आपके बुक में गिवन है, ये वाली डायग्राम। इसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। बुक में जो डायग्राम गिवन है उसमें एंजाइम्स नहीं है। एंजाइम्स अगर आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते हो तो मैं बता दूंगी कि कौन सा एंजाइम आपको याद रखना है। जैसे ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि जो सबसे पहला वाला एंजाइम आ रहा है, इस पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो यही बेटर होगा कि आप याद रख लो। मतलब आप कोशिश करो याद रखने की। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इतने बार हम रिवाइज करने वाले हैं कि आपको जो एंजाइम्स है उनके फंक्शन के साथ याद हो जाएंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी कौन सा एंजाइम कहाँ पर किस लिए याद हो, कहाँ पर कौन सा एंजाइम कहाँ पर किस लिए यूज हो रहा है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ओवरऑल पाथवे देखो ग्लाइकोलिसिस का क्या है। ये 10 स्टेप पाथवे है। शुरू हुआ है ग्लूकोज से, एंड कहाँ पर हुआ है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड को ही पाइरुवेट भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो पहला स्टेप क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना। यहाँ पर भी 6 कार्बन था और यहाँ पर भी 6 कार्बन है, तो यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। इस एंजाइम को कन्वर्जन कौन करवाता है? हेक्सोकाइनेज। सॉरी, इस स्टेप का कन्वर्जन करवाता है हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम।
अभी हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, कुछ स्टेप्स में आप एटीपी प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि इस वाले स्टेप में आप एटीपी प्रोवाइड कर रहे हो। इस वाले स्टेप में जहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पर भी एक एटीपी आप प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन कुछ स्टेप्स में आप देखोगे कि एटीपी आपको मिल रहा है ना। यहाँ पर जैसे एटीपी मिल रहा है, यहाँ पर भी एटीपी मिल रहा है। तो बाद में जब हम पूरा पढ़ लेंगे उस टाइम हम देखेंगे कि कौन से स्टेप्स में एटीपी प्रोवाइड किया है और कौन से स्टेप में एटीपी मिला है। यानी कि एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज कौन सी है, एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज कौन सी मतलब जिसमें आप एटीपी दे रहे हो, और एनर्जी पे ऑफ फेज यानी कि कौन से में आपको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी यील्डिंग फेज जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है, यानी कि जहाँ पर आपको एटीपी मिल रहा है, ये भी हम देखेंगे। तो चलो डील करते हैं सारे स्टेप से। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन होना। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम एक साइक्लिक फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। हम लीनियर वाला स्ट्रक्चर नहीं कंसिडर करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। तो ये पहला, ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th कार्बन। देखो इसका सबस्ट्रेट यानी कि इस स्टेप का जहां पर ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इस स्टेप में ग्लूकोज है हमारा सबस्ट्रेट। अगर और स्पेसिफिकली बोले तो ग्लूकोज में भी कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा क्या होता है, ये वाले स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पर जो ये वाला OH है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये बिलो द प्लेन है ना, ये देखो ये नीचे की तरफ है ना। अगर ये OH यहाँ पर होता, मतलब ऐसे होता, ये OH यहाँ होता और H होता, तो हम इसको कहते हैं बीटा ग्लूकोज। लेकिन क्योंकि यहाँ पर OH नीचे प्रेजेंट है इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा। D क्या होता है, L और D होते हैं इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स वगैरह के बारे में आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर अगर आप इसके लीनियर स्ट्रक्चर को कंसिडर करोगे, जैसे 6 कार्बन का है ना, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें कायरल कार्बन कौन सा होगा, ये वाला। अब इस कायरल कार्बन पे राइट साइड पे है OH आपका, इसलिए हम इसे बोलते हैं डी ग्लूकोज। अगर यहीं पर जो आपके 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और मान लेते हैं 6, उसमें अगर OH लेफ्ट साइड पर होता तो इसको हम बोलते हैं एल फॉर्म। लेकिन क्योंकि ये राइट साइड में प्रेजेंट है तो इसलिए इसको बोलते हैं डी फॉर्म। तो कौन सा हमारा एक्चुअल सबस्ट्रेट हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा क्योंकि ये OH जो है ये नीचे की तरफ है, बिलो द प्लेन है, डी है इसका इनैंशियोमेरिक फॉर्म, और ग्लूकोज तो है ही हमारा सबस्ट्रेट। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको समझ में आया। अब देखो इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको कहीं पर भी फॉस्फेट नहीं दिखेगा, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या है, ग्लूकोज के 6th कार्बन पर एक फॉस्फेट ऐड हो गया है। ये है ग्लूकोज का 6th कार्बन, इस पर देखो एक फॉस्फेट ऐड हो गया है। तो फॉस्फेट आएगा कहाँ से, फॉस्फेट आएगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी कि ATP से। तो यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे एक ATP, इस रिएक्शन के लिए एक ATP देनी पड़ती है। यानी कि ये क्या है, ये है एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज, है ना। यहाँ पर आप एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो ये है एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। यहाँ पर आप एक ATP दे रहे हो। अच्छा, एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्यों, हेक्सो मतलब क्या होता है 6, और काइनेज क्या होता है, काइनेज का काम आप अच्छे से याद कर लो, काइनेज का काम होता है फॉस्फेट को ऐड करना, यानी कि फॉस्फोराइलेशन करना। अगर मुझे कहीं पर फॉस्फेट ऐड करना है तो वहाँ पर यूज़ करेंगे एंजाइम काइनेज, और अगर आपको कहीं से फॉस्फेट को रिमूव करना है तो वहाँ पर एंजाइम क्या यूज़ करोगे, फॉस्फेटेज। ठीक है, काइनेज और फॉस्फेटेज दोनों ऑपोजिट एंजाइम्स है। काइनेज क्या करता है, फॉस्फेट को ऐड करता है, और फॉस्फेटेज क्या करता है, फॉस्फेट को रिमूव करता है। यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं। देखो इस वाले स्ट्रक्चर पे यहाँ पर कोई भी फॉस्फेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं। तो ये फॉस्फेट आएगा कहाँ से, ATP से। ATP के पास 3 फॉस्फेट होते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। उसका एक फॉस्फेट हम ऐड करेंगे ग्लूकोज के 6th वाले कार्बन पे, तो ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और हेक्सोकाइनेज क्यों यूज करेंगे हम, हेक्सो मतलब 6, ग्लूकोज क्या है 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। तो इसके कन्वर्जन के लिए यानी कि इसके फॉस्फोराइलेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, काइनेज। और क्योंकि ये 6 कार्बन का है तो हेक्सोकाइनेज। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम काम करता है एज अ कोफैक्टर, यानी कि इस एंजाइम को काम करने के लिए, इस एंजाइम को एक्टिव होने के लिए इस मैग्नीशियम आयन की जरूरत है।
तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बन रहा है, यहाँ पर एंजाइम यूज हो रहा है हेक्सोकाइनेज, और यहाँ पर एक एटीपी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैग्नीशियम है कोफैक्टर। ठीक है, इसको आप याद रखोगे इस एंजाइम को, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, हम लास्ट में सॉल्व करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है इस स्टेप में एक फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पर एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है। मैग्नीशियम आयन इज द कोफैक्टर फॉर दिस रिएक्शन एंड हेक्सोकाइनेज इज एन एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है, एक ऐसा एंजाइम जिसको आप रेगुलेट कर सकते हो, यानी कि मॉडिफाई कर सकते हो, उसको एक्टिवेट कर सकते हो, उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। ये सब हम एंजाइम्स में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि हेक्सोकाइनेज एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, और एलोस्टेरिक एंजाइम वो होते हैं जिनको रेगुलेट किया जा सकता है, यानी कि उनको एक्टिवेट किया जा सकता है, उनको इनहिबिट किया जा सकता है, उनको कोवैलेंटली भी मॉडिफाई किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया, सिंपल है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 6 कार्बन थे, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, बस एक फॉस्फेट ऐड किया है और वो फॉस्फेट लिया गया है एटीपी से। एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, इजीली आपको याद हो जाएगा। काइनेज यूज करते हैं फॉस्फेट ऐड करने के लिए, और क्योंकि ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इसलिए हेक्सा मतलब आपको पता है ना, हेक्सा मतलब 6, वही वाली बात है। ठीक है, चलो अब देखते हैं स्टेप 2 में क्या है। स्टेप 2 में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपने बनाया उसको आपको कन्वर्ट करना है उसके आइसोमर फॉर्म में, यानी कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है फ्रक्टोज में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पर भी 6 कार्बन, यहाँ पर भी 6 कार्बन, यहाँ पर भी 6 वाले कार्बन पर फॉस्फेट है, यहाँ पर भी 6 वाले कार्बन पर फॉस्फेट है क्या ये दोनों एक दूसरे के? ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, राइट। बस इनके स्ट्रक्चर में OH का फर्क है, OH और ऑक्सीजन की पोजीशन का फर्क है। तो देखो यहाँ पर ये है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये है ग्लूकोज का 6th कार्बन, यहाँ पर लगा हुआ है एक फॉस्फेट। यहाँ पर एंजाइम यूज करेंगे आइसोमरेज, क्योंकि ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है फ्रक्टोज में, यानी कि इसको इसके आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर यूज करेंगे आइसोमरेज एंजाइम। तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के 6th कार्बन से ये आ जाएगा फ्रक्टोज के पोजीशन पे, मतलब फ्रक्टोज का जो 6th वाला कार्बन है वहां पर ये फॉस्फेट आ जाएगा। ये है ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये 1st कार्बन, ये 2nd, 3rd, 4th, 5th और ये 6th कार्बन, यहाँ पर आ जाएगा आपका फॉस्फेट। तो ये बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसको कन्वर्ट क्यों किया, हम ग्लूकोज के साथ ही क्यों नहीं प्रोसीड किए? इसलिए किया ताकि यहाँ पर ये वाला कार्बन हमें फ्री मिल जाए। अब देखो अगले स्टेप में देखोगे, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर एक फॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है। तो इस स्टेप को किस लिए परफॉर्म किया है, ताकि एक और फ्री कार्बन मिल जाए। जैसे यहाँ पर जब हम ग्लूकोज की बात कर रहे थे तो यहाँ पर सिर्फ यही वाला कार्बन अवेलेबल था ना, ये देखो ग्लूकोज का ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर तो सिर्फ यही वाला कार्बन अवेलेबल है, इसके अलावा तुम कहीं पर भी फॉस्फेट ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। खाली कौन सा है, सिर्फ यही वाला कार्बन है। इसमें भी कैसे करोगे, ये जो CH2OH है, अगर मैं इसका डायग्राम दिखाऊं, CH2, यहाँ पर तो दूसरी चेन लगी हुई है और यहाँ पर OH, तो इस H को हटा करके यहाँ पर एक फॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमें एक और फ्री कार्बन मिल जाए जिस पे हम फॉस्फेट ऐड कर पाए, और वही होगा ग्लाइकोलिसिस का 3rd स्टेप। और ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी ग्लाइकोलिसिस इसी पे डिपेंड करती है। मतलब अगर तुम्हें ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट कराना है, कि ग्लाइकोलिसिस को अगर तुम्हें बंद कराना है या चालू करवाना है, तो ये वाला स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लोगे एकदम। यहाँ पर जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का ये वाला कार्बन हमने खाली करवाया था, इस पे फॉस्फेट ऐड करना है। अगेन फॉस्फेट ऐड करना है तो कहाँ से करोगे, ATP से ही करोगे। तो यहाँ पर एक और ATP दी जाती है। और ये वाला स्टेप, जो फर्स्ट वाला स्टेप था ना, ये वाला स्टेप कैसा होता है, ये वाला स्टेप होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, इस स्टेप को आप वापस से, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में इसी एंजाइम से कन्वर्ट नहीं कर सकते।
क्योंकि काइनेज का काम होता है फॉस्फेट ऐड करना, और अगर हमें फॉस्फेट हटाना है तो हमें फॉस्फेटेज चाहिए। तो ये जो स्टेप है ये है इरिवर्सिबल। लेकिन ये वाला जो स्टेप है, इसी एंजाइम के थ्रू तुम इसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो इससे तुम रेगुलेट नहीं करोगे। जहां पर जो रिएक्शन इरिवर्सिबल है उससे तुम रेगुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों तरफ काम करता है ये एंजाइम। तो इस वाले स्टेप को हम कंसिडर नहीं करेंगे रेगुलेशन में, ठीक है। लेकिन ये वाला स्टेप देखो फिर से, ये होता है इरिवर्सिबल, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है दिस इज इरिवर्सिबल स्टेप। तो यहाँ से तुम कर सकते हो रेगुलेट। यहाँ पर क्या होता है, एक और फॉस्फेट ऐड किया जाता है फर्स्ट पोजीशन पे। तो 6th कार्बन तो उसमें तो एक फॉस्फेट था ही, अब फर्स्ट वाले कार्बन पे भी आ गया। तो यानी कि हमारे पूरे स्ट्रक्चर में क्या हो गए, हमारे पूरे स्ट्रक्चर में 2 फॉस्फेट आ गए, है ना। अब ये 2 फॉस्फेट आ गए तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम नहीं लिखा है क्या मैंने, चलो बता देती हूँ यहीं पर। ये है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, राइट। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन था, सॉरी एक फॉस्फेट था, इसलिए यहाँ और 6 पोजीशन पे था, तो इसलिए इसका नाम था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है और 6th पोजीशन पे है। नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको पता होगा। तो फ्रक्टोज सबसे पहले 1 वाला, फिर 6 वाला, बिसफॉस्फेट। बिस मतलब क्या होता है, बिस मतलब होता है 2, या जिसे आप डाई कहते हो, है ना। तो ये हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और याद क्या रखोगे, यहाँ पर एक और एनर्जी दी गई है, और जो एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है, मतलब इस फॉस्फोराइलेशन को करवाता है, उसका नाम क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या याद रखो, कैसे याद रखोगे इसे, फॉस्फेट ऐड कर रहे हो तो फॉस्फो, फ्रक्टो यानी कि फ्रक्टोज की बात हो रही है, ये भी फ्रक्टोज है और ये भी फ्रक्टोज है ना, दोनों ही फ्रक्टोज है। तो फॉस्फो क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट ऐड कर रहे हो, फ्रुक्टो क्योंकि यहाँ पर फ्रुक्टोज की बात हो रही है, और काइनेज फॉस्फेट ऐड करने के लिए तो काइनेज चाहिए ही होता है। तो एंजाइम क्या हो जाएगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। याद रखोगे ये इरिवर्सिबल स्टेप है, और यहाँ पर एक एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही है, मतलब एक एटीपी प्रोवाइड करी जा रही है। चलो नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखो, ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना है, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा, दो मतलब इसको एक्चुअली ब्रेक करना होगा, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे तो एक बनेगा एल्डोज शुगर और एक बनेगा कीटोज शुगर। देखो यहाँ पर होता है ब्रेकिंग, यहाँ तक तो ये 6 कार्बन ही है, पर यहाँ पर आकर ये 3 कार्बन का और ये 3 कार्बन का पहला ब्रेकिंग स्टेप ये है, इसलिए इस स्टेप को कहा जाता है क्लीवेज। क्लीवेज यानी कि तोड़ना, किसी चीज का ब्रेक डाउन करना। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो कि 6 कार्बन का है, इसको 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। एंजाइम है एल्डोलेज, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं भी रखोगे तो कोई बात नहीं, याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते हो तो कोई बात नहीं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन का होगा, क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन यानी कि क्या होगा, अल्कोहल ग्रुप है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या मिलेंगे, बहुत सारे OH मिलेंगे। तो यानी कि ये क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। अब अल्कोहल ग्रुप को जब ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा, अल्कोहल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक एल्डोज शुगर। एल्डोज शुगर मतलब एल्डिहाइड वाला शुगर, और एक बनेगा कीटोज शुगर, यानी कि एक कीटोन वाला शुगर बनेगा। तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, एंजाइम है एल्डोलेज, याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्लीवेज, यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को एक एल्डोज शुगर और एक कीटोज शुगर में तोड़ा जा रहा है। अल्कोहल को तोड़ोगे यानी कि ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनाएगा, वो एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड यानी कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आगे के सारे स्टेप ग्लाइकोलिसिस के यही वाले करवाएगा, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म के लिए क्या बोलेंगे, G3P, यानी कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। देखो नाम में है एल्डिहाइड, तो ये क्या है, एल्डोज शुगर है। एक याद रखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा,
एक अगर एल्डोस शुगर है तो दूसरा कीटोस शुगर है, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। ये देखो एल्डिहाइड है इसके नाम पे, तो ये है एल्डोस शुगर। ये क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। आगे के रिएक्शंस में हम इसको पढ़ेंगे G3P के नाम से। तो यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से क्या बना, एक मॉलिक्यूल बना ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, और एक मॉलिक्यूल बना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसको मैं बोलती हूँ धाप, DHAP। बहुत लोग इसे डाईहैप भी बोलते हैं, अपने मर्जी से जो बोलना है बोल लो, जैसे याद रहे वैसे याद रखो। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बना G3P का और एक मॉलिक्यूल बना धाप का, ठीक है। एक G3P और एक धाप, ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, दोनों को ऐड करोगे एक 6 कार्बन का बन जाएगा। लेकिन ये कैसा, ये इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर रहे हो, एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है, और ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो एक एल्डोस शुगर बन रहा है और एक कीटोस शुगर बन रहा है। अब अगले स्टेप में पता है क्या होगा, इसको इसमें कन्वर्ट किया जाएगा। तो स्टेप 5 में क्या है, कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ धाप टू G3P। क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि धाप को प्रोसेस करने के लिए, यानी कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एंजाइम है ही नहीं हमारी बॉडी में। तो इसीलिए इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे, क्योंकि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के एंजाइम्स हमारे अंदर है। तो आगे का काम हो सकता है, लेकिन धाप से हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो धाप को बोला जाता है कि तुम एक काम करो, तुम आइसोमराइज हो जाओ, तुम आइसोमराइज हो जाओ और तुम भी बन जाओ G3P। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, G3P तो तुम्हारा आइसोमेरिक फॉर्म ही है, तो तुम कन्वर्ट हो जाओ G3P में। तो आइसोमर है, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज होगा, आइसोमरेज। तो धाप कन्वर्ट हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, ठीक है। 5 स्टेप हो गए। अब देखो, अब मजे की बात शुरू होती है, यहीं पर होता है तुम लोग को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, और अब नहीं होगा ये कंफ्यूजन। स्टेप 6 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर हो रहा है फॉस्फोराइलेशन, यानी कि दोनों चीजें सेम स्टेप पर ही हो रही है। एक और चीज तुम समझ लो, याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ लो अभी के लिए। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अगर ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो उस एंजाइम को कहा जाता है ऑक्सीजनेज, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के अलावा है, अगर ऑक्सीजन के अलावा कोई एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, कोई और मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस टाइम पर हम यूज करते हैं डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अगर ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो उस एंजाइम का नाम पड़ेगा ऑक्सीजनेज, और अगर ऑक्सीजन के अलावा है कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो उसको बोला जाता है डिहाइड्रोजनेज। ओके, अच्छा, डिहाइड्रोजनेज का काम होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम की तरह काम करना, यानी कि ये ऑक्सीडेशन करवाएगा और ये रिडक्शन करवाएगा। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली किसी ना किसी का रिडक्शन भी होगा। तो एक चीज तुम याद रखोगे, ये तुम्हारे समझने के लिए है, तो तुम्हें पूरा रटना नहीं पड़ेगा। जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि किसी ना किसी का रिडक्शन भी होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जहां पर रिडक्शन होगा ना, वो रिडक्शन NAD का ही होता है, तो वहां पर बन जाएगा NADH। और ये NADH याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम पूरा रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ठीक है, इसको कैलकुलेशन में यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो इस NADH से मिलता है ATP, और वो कैलकुलेशन के टाइम पर जरूरत होती है। तो अभी के लिए तुम क्या याद रखोगे, इस वाले स्टेप में जहां ऑक्सीडेशन हुआ है वहां पर NADH बना है। NADH बना है NAD+ के रिडक्शन से, क्योंकि कहीं पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आसपास ही कहीं रिडक्शन भी हो रहा होगा, ये तुम जानते ही हो केमिस्ट्री से। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और साथ में रिडक्शन भी होगा। और एक और चीज जो याद रखोगे, फॉस्फोराइलेशन। तो तुम्हें ये पता चल गया कि NAD+ का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन फॉस्फेट कहाँ पे ऐड हो रहा है, फॉस्फेट देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास 2 मॉलिक्यूल्स थे G3P के, पिछला वाला याद है ना,
दो मॉलिक्यूल्स आ गए, क्योंकि जो एक धाप था वो भी कन्वर्ट हो गया था G3P में। तो अब तुम्हारे पास दो मॉलिक्यूल्स आ गए हैं G3P के। यहाँ पर तुम एंजाइम यूज करोगे G3P डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि NAD है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। NAD का रोल अच्छे से याद रखोगे। NAD होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस पे आया हुआ है PYQ, वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, NAD का हो गया रिडक्शन, ये बन गया NADH। तुमने दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर किए हैं प्रोवाइड, और यहाँ पर तुम्हारा बन के तैयार है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर बिस फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं इसे। फिर से देखो इस रिएक्शन को। तुम्हारे पास दो मॉलिक्यूल है G3P के, यानी कि 2 × 3 कार्बन, ठीक है। ये भी तुम्हारे दो ही बनेंगे, ये भी 2 × 3 कार्बन वाली ही है। बस यहाँ पर क्या है, तुमने फॉस्फेट ऐड किया है, यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो ये फॉस्फोराइलेशन जो है, ये बिस फॉस्फोग्लिसरेट, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, एक एक इंडिविजुअली, एक फॉस्फेट था एक G3P में और एक फॉस्फेट था एक G3P में। G3P का नाम क्या था, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना, यानी कि एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट है। अब तुमने दोनों मॉलिक्यूल ले लिए G3P के, तो वहां पर दो फॉस्फेट क्या हो गए, कंबाइन हो गए, तो ये बन जाएगा बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये हो गया हमारा फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को किसने गेन किया है, NAD+ ने। NAD+ यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर NAD+ काम कर रहा है एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और खुद रिड्यूस हो जा रहा है NADH के फॉर्म पे। मतलब यहाँ पर इस स्टेप में तुम्हारा बन रहा है NADH। तुम्हें ये याद रखना है इस स्टेप में कि यहाँ पर दो NADH बन रहे हैं। दो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन रहे हैं, इसीलिए दो NADH। अगर यहाँ पर एक G3P की हम बात करें तो वहाँ पर एक ही NAD यूज होगा, लेकिन यहाँ पर दो G3P की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बनेगा 2 NADH। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला रिएक्शन। अब अगला देखो, स्टेप नंबर 7, यहाँ पर होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बारे में मैं तुम्हें एक आइडिया दे देती हूँ। पहले देखो कहाँ पर है हम, इस वाले पे। ओके, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, देखो। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी कि तुम्हारा कोई एक तुम्हारा कोई एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, कोई सा भी एक सबस्ट्रेट है और उसका एक पर्टिकुलर एंजाइम है। यानी कि जब तुम्हारा सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पे, इस कन्वर्जन के लिए तुम्हारा एक पर्टिकुलर एंजाइम है, राइट। तो मान लेते हैं कि ये है वो एंजाइम, यहाँ पर है तुम्हारा वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट जब कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान जब ये सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर जो एंजाइम है, इस दौरान एक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है। तो ये एंजाइम क्या करता है, यही सेम एंजाइम जो है ये इस फॉस्फेट को ऐड कर देता है ADP में। तो ये क्या बन जाता है, ये बना देता है ATP। यानी कि सबस्ट्रेट तो वही है, सबस्ट्रेट के लेवल पे हो रहा है तुम्हारा फॉस्फोराइलेशन। तुम्हारा कोई एक सबस्ट्रेट है, उसका जब बना प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज हुआ एक फॉस्फेट ग्रुप। इस रिएक्शन को जो करवाया था जो एंजाइम, मान लेते हैं एंजाइम E है, यही एंजाइम क्या करेगा, इसी टाइम पर ADP पर ये वाला फॉस्फेट ऐड करवा देगा। तो ये क्या बन जाएगा, ATP। यानी कि तुम्हारा फॉस्फोराइलेशन भी हो गया, और कहाँ पर हुआ है वो, सबस्ट्रेट के लेवल पर हुआ है। तो ये हो जाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब देखो स्लाइड पर वापस आते हैं। देखो स्टेप नंबर 7 पर होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या है, यहाँ पर सबस्ट्रेट है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके दो मॉलिक्यूल्स, होगा क्या यहाँ पर होगा फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन के लिए मैंने क्या बोला था, कौन सा एंजाइम होता है, फॉस्फोराइलेशन यानी कि फॉस्फेट ऐड करना। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई काइनेज यूज होगा, तो यहाँ पर आ गया काइनेज। नाम कैसे याद रखोगे, इतना सा पोर्शन याद रखोगे सबस्ट्रेट का। सबस्ट्रेट क्या है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट।
तो सिर्फ फॉस्फोग्लिसरेट और काइनेज। तो एंजाइम हो गया क्या, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। होगा क्या यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट अपना एक फॉस्फेट रिमूव कर देता है, और जो फर्स्ट वाला पोजीशन है उससे इसने अपना फॉस्फेट रिमूव कर दिया। कहाँ कहाँ है इसके पास फॉस्फेट, एक फर्स्ट पोजीशन पे और एक थर्ड पोजीशन पे है। जब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पे कन्वर्ट हुआ तो इसने अपना जो फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन पे जो फॉस्फेट था उसको रिमूव कर दिया। उस फॉस्फेट को किसने ले लिया, एडीपी ने, और क्या बन गया यहाँ पर एटीपी। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, इसलिए 2 एटीपी बने। इंडिविजुअली क्या होगा, एक एक मॉलिक्यूल अपने एक एक फॉस्फेट को रिमूव करेगा। यही फॉस्फेट क्या किया, इस एडीपी ने लिया और यहाँ पर बना दिया 2 एटीपी। तो एक फॉस्फेट फ्रॉम बीपीजी यानी कि बिस फॉस्फोग्लिसरेट गेट्स रिमूव्ड एंड इज एडेड टू एडीपी। इसी को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब जैसे मान लो एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, इसी रिएक्शन का देखते हैं। ये हो गया तुम्हारा एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। इस एंजाइम के पास एक साइट पर है इसका खुद का सबस्ट्रेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दूसरी साइड पर इसने एडीपी को पकड़ रखा है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को। तो जब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट अपना फॉस्फेट रिलीज करके बनाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसी टाइम ये एंजाइम क्या करता है, इस फॉस्फेट को दे देता है एडीपी को। तो अगर एडीपी है और उस पे तुम एक फॉस्फेट ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, एटीपी। यहाँ पर थे 2 फॉस्फेट, तुमने यहाँ पर एक फॉस्फेट दिया तो यहाँ पर आ गए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। यानी कि ये वाले स्टेप में एटीपी फॉर्मेशन हुआ है। अब एटीपी फॉर्म हुआ है, अभी तक वाले जो स्टेप्स थे तुमने उसमें 2 स्टेप में दिया था एटीपी, अगर तुम्हें याद हो तुमने 2 स्टेप में एटीपी दिया था। एक तो था तुम्हारा स्टेप 1 जहां पर ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, वहां पर एक एटीपी दिया था। और जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना था तब तुमने एक और एटीपी दिया था। तो वो तो एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज था, बस हो गया एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। अब तुम्हें एनर्जी मिल रही है यानी कि एनर्जी पे ऑफ फेज है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले एटीपी फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, स्टेप नंबर 7 पे, जहां पर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पे, और ये होता है एनर्जी यील्डिंग फेज। और इसी चीज पे आया हुआ है आपका एक क्वेश्चन। तो स्टेप नंबर 7 पर क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सिर्फ फॉस्फोराइलेशन याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन टू बी मोर स्पेसिफिक अगर तुम याद रख सको कि यहाँ पर एटीपी कैसे फॉर्म हुआ है वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर तुम SLP के नाम से याद रखोगे ना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो तुम्हें याद रहेगा कि यहाँ पर एटीपी फॉर्म हुआ है, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि फॉस्फेट ऐड कहाँ हुआ। यहाँ पर कहाँ ऐड हुआ है फॉस्फेट, ये वाला जो फॉस्फेट रिमूव हुआ वो यहाँ पर ऐड हुआ है और एटीपी बना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, स्टेप नंबर 8 में। स्टेप नंबर 8 में देखो क्या होता है। पिछले स्टेप में तुम्हारे बने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यानी कि जो फॉस्फेट थर्ड पोजीशन पर था उसको शिफ्ट कर दिया है सेकंड पोजीशन पे। 3 कार्बन का था ना, तो पहले ये थर्ड पोजीशन पे था फॉस्फेट, इस वाले पे क्या हुआ है, इस पे तुमने शिफ्ट कर दिया है सेकंड वाले पोजीशन पे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आइसोमराइजेशन हुआ है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भाई भाई है, आइसोमराइजेशन हुआ है। आइसोमराइजेशन के लिए एक आइसोमरेज एंजाइम यूज करोगे, वो आइसोमरेज एंजाइम है यहाँ पर म्यूटेस, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 9 में क्या होता है, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन के लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज इनोलेस। ये भी याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 पीजीए जो यहाँ पर बने ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 पीजीए यानी कि 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेप बन रहे हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के। ठीक है, ये है तुम्हारा स्टेप नंबर 9, यानी कि ये है तुम्हारा सेकंड लास्ट स्टेप। यहाँ पर हो रहा है डिहाइड्रेशन, एक वाटर का रिमूवल हो रहा है। इसके स्ट्रक्चर को जब तुम देखोगे, वैसे तो ज़रूरत नहीं है देखने की, लेकिन अगर तुम देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि तुम वहाँ से अगर H2O रिलीज करवाओगे, अगर वहाँ से तुम एक वाटर मॉलिक्यूल हटाओगे इन दोनों मॉलिक्यूल्स को साथ में लेकर, तो यहाँ से तुम्हारा बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट।
अब देखते हैं स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 10 में एक और बार होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी कि एंजाइम क्या करेगा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से फॉस्फेट लेकर के एडीपी को दे देगा और बना देगा एटीपी। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, एटीपी बनाना, है ना। तो एटीपी तो यहाँ पर बन रहा है। अब जिन ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है उनके लिए तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एरोबिक में तो चलो पाइरुवेट आगे का काम कर देगा, लेकिन एनारोबिक के केस में क्या होगा, एनारोबिक के केस में तो ये एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम ये याद रखोगे कि स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10 इन दोनों में क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी कि यहाँ पर भी एटीपी बन रहा है। ये भी एक एनर्जी यील्डिंग फेज या एनर्जी पे ऑफ फेज है। तो ये है एंजाइम। एंजाइम यहाँ पर कौन सा यूज होगा, पाइरुवेट काइनेज। काइनेज अगेन क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है फॉस्फोराइलेशन, और जब भी होगा फॉस्फोराइलेशन तो यूज करोगे काइनेज। तो ये वाला जो एंजाइम, ये जो पिंक कलर में देख रहे हो जो ये सब करवा रहा है, वो है पाइरुवेट काइनेज। क्या किया इसने, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जब कन्वर्ट हो रहा था पाइरुवेट यानी कि पाइरुविक एसिड में, तब इसने रिलीज किया एक फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट इसने दे दिया एडीपी को, तो बन गया एटीपी। तो यहाँ पर कितने बनेंगे, ये तो मैंने बताया एक फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के लिए, यहाँ पर तुम्हारे पास कितने हैं, यहाँ पर 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, यानी कि यहाँ पर बनेंगे 2 एटीपी। तो बन गए यहाँ पर 2 एटीपी। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और बन गया तुम्हारा यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। तो ग्लाइकोलिसिस का तुम्हारा उद्देश्य हुआ पूरा, जहाँ पर तुमने ग्लूकोज से शुरू किया था और बहुत सारे स्टेप्स ले लेके बन गए तुम्हारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। ग्लूकोज कितने का था, 6 कार्बन का था, और यहाँ पर ये कितना बन गया, 2 × 3 कार्बन ईच, तो हो गया 6 कार्बन का बैलेंस। पूरे जितने भी 10 स्टेप थे, क्या यहाँ पर कोई भी CO2 तुमने देखा किसी भी स्टेप में रिलीज होते हुए, नहीं, यहाँ पर कोई भी CO2 रिलीज नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब जब तुम पढ़ोगे ना एनसीईआरटी में, तब तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। तो देखो, अगर ओवरऑल रिवाइज करें तो क्या होगा, सबस्ट्रेट क्या यूज किया था, देखो ये है पूरा टेबल ग्लाइकोलिसिस का। सबस्ट्रेट क्या यूज किया था, सबस्ट्रेट था ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल लिया था ग्लूकोज का, और क्या लिए तुमने, स्टेप 1 और स्टेप 3 में तुमने दिए थे एटीपी, तो 2 एटीपी हो गए। एक तुमने एटीपी दिया था स्टेप 1 पे और एक दिया था स्टेप 3 पे। और क्या दिया था, 4 एडीपी दिए थे, 4 पीआई दिए थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और 2 NAD+ दिए थे, ये भी इंपॉर्टेंट। ये तो अगर मैं ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन की बात करूं तो है। तुम्हें याद क्या क्या रखना है, यहाँ पर सबस्ट्रेट याद रखोगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिया है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी लिया है, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या याद रखोगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट तो बन ही रहे हैं, साथ में यहाँ पर बन रहे हैं 4 एटीपी और 2 NADH। ये चीज याद रखोगे। प्रोडक्ट में क्या याद रखोगे, 4 एटीपी और 2 NADH। सबस्ट्रेट में याद रखोगे 1 ग्लूकोज 2 एटीपी, प्रोडक्ट में याद रखोगे 4 एटीपी और 2 NADH। ये 2 NAD+ थे ना, यही यहाँ पर रिड्यूस होकर बना दिए हैं 2 NADH। एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज, यानी कि जहां पर तुमने एटीपी प्रोवाइड करी थी, कौन से स्टेप्स में एटीपी प्रोवाइड करी थी, एक स्टेप 1 था जहां पर ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, कौन सा एंजाइम था, हेक्सोकाइनेज, राइट। एक तो स्टेप वो था। दूसरा एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज कौन सा था, जहां पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया था किसमें, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, है ना। तो ये हो गए 2 एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज, यानी कि कौन से स्टेप्स में एटीपी की फॉर्मेशन हुई है, ये क्या हो गए, ये है एटीपी फॉर्मिंग स्टेप्स। यहाँ पर एटीपी बने हैं, राइट। तो यहाँ पर एटीपी कौन से स्टेप्स में बने हैं, जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, एक स्टेप 7 और एक स्टेप नंबर 10 पे, याद है ना, स्टेप 7 और स्टेप नंबर 10। स्टेप 10 यहाँ पर क्या हुआ था, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से जब पाइरुवेट बना उसने फॉस्फेट रिलीज किया, ये फॉस्फेट एडीपी ने लिया और बना दिया एटीपी। एक तो हो गया ये, और दूसरा क्या याद रखोगे, स्टेप नंबर 7, यहाँ पर तुम्हारा जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर रहे थे 3 PGA में, यानी कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट इसको कन्वर्ट कर रहे थे जब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो क्या हो रहा था, तब बन रही थी एटीपी, तब हो रहा था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, याद है ना। तो ये 2 स्टेप्स है जहां पर
एटीपी की फॉर्मेशन हुई है। और क्या हुआ है देखो, NADH कौन से स्टेप में बना था? NADH बना था स्टेप नंबर 6 में, अगर तुम्हें याद हो तो। कहाँ है स्टेप नंबर 6? ये वाला स्टेप नंबर 6 ये है, जहां पर ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन साथ में हुआ था, तो वहां पर बना था NADH। और यहाँ पर एंजाइम क्या था? डिहाइड्रोजनेज। क्यों? क्योंकि NAD+ था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर ऑक्सीजन होता इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो उसको क्या बोलते? ऑक्सीजनेज। लेकिन क्योंकि यहाँ पर NAD+ है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो इसको तुम क्या बोलोगे? डिहाइड्रोजनेज। NADH कैसे बना है? NAD+ के रिडक्शन से। रिडक्शन मतलब कि क्या? रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर NAD+ ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और वो बन गया NADH। जब तुम सोचोगे NAD+ से NADH कैसे बन गया, तो एक हाइड्रोजन कैसे बना होता है? एक H+ और एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को मिला करके बनता है एक NADH। तो यहाँ पर NAD था, यहाँ पर एक H लगा दिया तुमने, यानी कि इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, यानी कि ये क्या हुआ है? ये हुआ है रिड्यूस। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ और बन गया 2 NADH स्टेप नंबर 6 पे, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है और फॉस्फोराइलेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन से याद रखोगे कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब किसी ना किसी का रिडक्शन भी हुआ है। तो वो रिडक्शन किसका हुआ है? NAD+ का, और उसने क्या बना दिया है? NADH। तो ये तो हो गया तुम्हारा NADH फॉर्मिंग स्टेप। याद रखोगे कि NADH कौन से स्टेप में बन रहा है। तुम्हारे NCERT में ना सिर्फ इसी स्टेप में हाईलाइट किया गया है कि तुम्हें याद रखना NADH कौन से स्टेप में बन रहा है, ठीक है। मेन कंट्रोल स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप तुम्हें बताया था मैंने कौन सा है, वो है स्टेप नंबर 3, जहां पर एक ATP तुम प्रोवाइड कर रहे थे, है ना। स्टेप नंबर 3 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, याद है ना, जहां पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा था? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, याद है, वहां पर तुमने दिया था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और इरिवर्सिबल स्टेप्स तुम याद रखोगे कौन से होते हैं? एक होता है स्टेप नंबर 1, जहां पर ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे। स्टेप नंबर 3, जहां पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। और स्टेप नंबर 10, जहां पर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से बना पाइरुवेट और यहाँ पर बन गया साथ में ATP। ये 3 स्टेप्स होते हैं इरिवर्सिबल स्टेप। और हम इरिवर्सिबल स्टेप को क्यों याद रख रहे हैं? क्योंकि यही वो स्टेप्स है जहां से तुम पूरे ग्लाइकोलिसिस को करवा सकते हो रेगुलेट, ठीक है। तो इरिवर्सिबल स्टेप में याद रखोगे 1, 3 और 10। क्या क्या याद रखोगे? रिपीट करो। 1, 3 और 10 ये स्टेप्स होते हैं इरिवर्सिबल, यानी कि स्टेप 1, स्टेप 3 और स्टेप 10 से तुम करवा सकते हो पूरे ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट। डिहाइड्रेशन स्टेप नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इनोलेज एंजाइम याद है ना, इनोलेज वाले स्टेप में क्या हुआ था? जहां पर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बना, वहां पर क्या हुआ था? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, तो वो था डिहाइड्रेशन स्टेप। स्टेप नंबर 9 ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें याद क्या क्या रखना है यहाँ से? सबस्ट्रेट में तुमने एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिया और 2 ATP लिया। प्रोडक्ट में तुम्हें क्या मिला? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट मिला, 4 ATP मिला। तो तुम्हें टोटल ATP कितने मिल रहे हैं? ग्रॉस ATP मतलब तुम्हें ATP कितने मिल रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हें स्टेप नंबर 7 पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिले तुम्हें 2 ATP, और सेम स्टेप नंबर 10 पे तुम्हें मिले 2 ATP। स्टेप नंबर 7 पर क्या हुआ था? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो वहां पर देखो एक वाला तो यहाँ पर था कि यहाँ पर तुम्हें 2 ATP मिले थे, जहां पर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, तो यहाँ पर 2 ATP मिला। और 2 ATP मिला था यहाँ पर इस वाले स्टेप में, जहां 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट में। तो क्या तुम ये कहोगे कि तुम्हें 4 ATP का फायदा हुआ? नहीं। ग्रॉस ATP की अगर तुम बात करो तो ठीक है, तुम बोल सकते हो कि टोटल इन ऑल तुम्हें मिले 4 ATP। लेकिन अगर तुम टोटल कैलकुलेट करोगे कि तुमने 2 ATP तो स्टार्टिंग में दिया भी था ना, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 में तो तुमने ATP दिया था, ये जो एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज था, सबसे पहले तुमने ATP दिया था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए, और दूसरी बार जो तुमने ATP प्रोवाइड करी थी वो किस लिए करी थी? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करने के लिए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। तो यहाँ तो तुमने 2 ATP प्रोवाइड करी थी ना, तो अब क्या तुम अभी भी बोलोगे कि तुम्हें 4 ATP का फायदा हुआ? नहीं, तुमने 2 ATP को दिए थे एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज में। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 पे तुमने 2 ATP दिए थे, तो तुम्हें टोटल नेट ATP कितना फायदा हुआ? 2 ATP का। मिले थे तुम्हें टोटल 4, ठीक है, लेकिन 2 तो तुमने दिए भी ना, तो तुम्हारा एक्चुअल फायदा कितना हुआ? एक्चुअल फायदा हुआ तुम्हारा 2 ATP का।
तो तुम ग्रॉस एटीपी अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछे तो तुम बोलोगे कि 4 एटीपी मिले। लेकिन अगर तुमसे पूछता है कि नेट एटीपी, कि तुम एक्चुअली में कितना फायदा हुआ एनर्जी का, तो तुम क्या बोलोगे? 2 एटीपी का। क्यों? क्योंकि तुम्हें 4 एटीपी मिले हैं टोटल, लेकिन तुमने एनर्जी दिए भी तो है, एनर्जी इन्वेस्ट भी तो किए हैं 2 स्टेप्स में। तो वो 2 स्टेप में जो 2 एटीपी दिए उसको कौन गिनेगा? उसको जब गिनोगे तो तुम्हें मिलेगा नेट एटीपी है 2 एटीपी। और यहाँ से आया हुआ है PYQ। अब भी हम सॉल्व करेंगे इसको। तो तुम्हें अगर ग्लाइकोलिसिस पूरा समझ में आया है तो हम बढ़ते हैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। कुछ PYQs आज कर रहे हैं, कुछ PYQs मतलब सारे PYQs कब करेंगे? जब हमारा पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब सारे टॉपिक्स का कंबाइन करके एक PYQ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। 2024 का एक क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है कि कौन सा स्टेप कहाँ पर होता है। अगर तुमने लेक्चर नंबर 1 सुना हुआ है, अगर तुमने आज की क्लास में ध्यान से पढ़ा है, तो सिर्फ तुम्हारा उसी नॉलेज से कि तुमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साइट्रिक एसिड साइकिल यानी कि जो TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल जिसे बोलते हैं, ये कहाँ होता है? ये तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। तो A का हो जाएगा 2, B का क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे पड़े? ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जब लेक्चर 1 में मैंने ऐसी ओवरऑल आइडिया दिया था रेस्पिरेशन का, तब मैंने बताया था कि ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और अगर तुम्हें प्रोटॉन ग्रेडियंट का याद हो, प्रोटॉन ग्रेडियंट के बारे में मैंने बताया था कि 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, यानी कि जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पर चलता है, वहां पर क्रिएट होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइट्रिक एसिड साइकिल का 2, A का 2, ग्लाइकोलिसिस 1B1, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर तुमसे पूछा है ग्लाइकोलिसिस में जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तब क्या होता है? तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी यूज होती है, फॉस्फोराइलेशन होता है या आइसोमराइजेशन होता है? तो मैंने तुम्हें बताया था अभी इतने बार मैंने इसी स्टेप को रिवाइज कराया था कि जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो वहां पर होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और वहां पर बनती है ATP, यानी कि एनर्जी बनी है, एनर्जी तुम्हें मिल रही है, ATP बन रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। ये भी देखो 2024 का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। तुम्हें बताना है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में कौन सी चीजें करेक्ट है। ऑल्दो हमने अभी तक फर्मेंटेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही बात है। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और उनका करते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, इनको ब्रेक करते हैं। तो जब इन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है, यहाँ से क्या होती है? यहाँ से होती है एनर्जी रिलीज, राइट? तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं ब्रेक, ये होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और इनकी ब्रेकिंग होती है ऑक्सीडेशन से। तो ये वाला पॉइंट तो करेक्ट है। फिर लिखा है सेकेंड पॉइंट, द एंटायर सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। एंटायर की वजह से ये वर्ड गलत हो गया, ये सेंटेंस। अगर इसमें एंटायर नहीं दिया होता तो ठीक था, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पढ़े हो? ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ी होता है पूरा। सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोला है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं बोला है। बोला है द एंटायर सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशंस इन जर्मिनेटिंग सीड, ये बात करेक्ट है। फर्मेंटेशन पढ़ोगे तब पता चलेगा। द फेट ऑफ पाइरुवेट फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, बिल्कुल सही बात है। इस पाइरुवेट का जो ग्लाइकोलिसिस से बना, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट का आगे क्या होगा, ये तो ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड करता है। ये हम देखेंगे अभी आगे। फर्मेंटेशन के लिए इसका होगा अलग, मतलब फर्मेंटेशन में भी इसके पास 2 चॉइस है, या तो ये लैक्टेट बनाए या फिर ये इथेनॉल बनाए, तो वहाँ होगा इसके पास 2। और अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन दोनों है, तो ये जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। अगर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है तो ये बनाएगा इथेनॉल, और अगर ऑक्सीजन है लेकिन कम है, इतना नहीं है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाए,
तो ये करेगा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, यानी कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। तो फेट ऑफ पायरूवेट फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, ये बात बिल्कुल सही है। वाटर इज फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ O2 एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही बात है। जब आप रेस्पिरेशन पूरा पढ़ोगे तब देखोगे कि ऑक्सीजन होता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके बना देता है H2O, और इस H2O को पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। इस H2O को बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, तो क्या क्या करेक्ट हो गया? फर्स्ट करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 4 भी करेक्ट है, 5 भी करेक्ट है, सिर्फ सेकंड वाला गलत है। तो तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन में 1 3 4 5 ओनली, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, यानी कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, जिसे पायरुवेट भी कहते हैं, तो तुम्हारा नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है? ग्रॉस कितना था? अगर ग्रॉस एटीपी पूछता तो कितना होता? 4 एटीपी। लेकिन क्या पूछा है नेट एटीपी गेन कितना है, तो कितना हो जाएगा? 4 - 2 यानी कि 2 एटीपी। ये 2 कहाँ से आए? ये जो तुमने एनर्जी दी थी ना 2 स्टेप में, स्टेप 1 में और स्टेप 3 पे जो एनर्जी दी थी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी, उसको माइनस भी तो करना है ना। तो नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो सबसे पहला वाला स्टेप था, स्टेप नंबर 1, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे थे तो कौन सा एंजाइम यूज किया था? हेक्सोकाइनेज। काइनेज क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 पोजीशन पर एक फॉस्फेट ऐड कर रहे हो, और हेक्सो क्यों? क्योंकि ये भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इसलिए यूज किया था हेक्सोकाइनेज। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और क्या क्वेश्चन है देखो, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये। पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NAD+ का रोल हमने क्या पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है ना। तो यहाँ पर इट फंक्शंस एज एन एंजाइम, नहीं ये बात गलत है। इट फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, हाँ ये बात करेक्ट है कि NAD+ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADH में, यानी कि NAD+ हो जाता है रिड्यूस और बन जाता है NADH। रिड्यूस होना मतलब ही क्या कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, राइट। तो ये क्या काम करता है? इट फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फर्मेंटेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।